नमस्कार एस्पिरेंट्स, सिविल एस्पिरेंट्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल जो है एक्चुअली वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। प्रीएम्बल इस मोटिव से बनाया गया था ताकि जब कभी प्रीएम्बल को आप देखें तो आप समझ सकें कि संविधान बनाने वालों के दिल में क्या बात रहेगी। उन्होंने संविधान बनाया, वो संविधान बनाने से हमारे से क्या कहना चाहते थे, वो क्यों ये संविधान बनाए, वो हमसे क्या कहना चाहते थे। तो प्रीएम्बल बेसिकली संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। ये प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? ये आधारित है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, जिसपे बेस्ड है हमारा प्रीएम्बल, जो कि संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने प्रीएम्बल लिखा था? ऐसा क्या देश है जिसने प्रीएम्बल लिखा था या प्रीएम्बल यूज किया था? तो अमेरिकन वाज द फर्स्ट जिन्होंने अपने संविधान में प्रीएम्बल इस्तेमाल किया था। प्रीएम्बल को आज तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, एक बार संशोधित किया गया था, वो भी कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार बदला गया था। और क्या बदला गया था? उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। और इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप देखते हैं कि प्रीएम्बल से हमें क्या क्या मिलता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या ऐसे तत्व है जो हमें प्रीएम्बल देता है। प्रीएम्बल हमें देता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब है, प्रीएम्बल हमें बताता है कि संविधान जो है वो अपनी ताकत कहां से पाता है। सोर्स क्या है हमारी ताकत का, हमारी अथॉरिटी का? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स क्या है? प्रीएम्बल हमें यह बताता है कि जो भारत के राज्य है उनका नेचर क्या है। वो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है। मतलब वो सॉवरन है, वो सोशलिस्ट सामाजिक है, वो सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष है, वो डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक। उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का? बताता है हमारा उद्देश्य है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। न्याय, एकता, भाईचारा, आजादी और समूल विचार, और आजादी और समूल विचार, और सब एक बराबर रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका मतलब न्याय, बराबरी का अधिकार और भाईचारा। इस भाव की वजह से इस उद्देश्य को पाने के लिए संविधान का बनाया गया है, संविधान को बनाया गया है। डेट ऑफ एडॉप्टेशन क्या है? हमें पता चलता है प्रीएम्बल से कि किस दिनांक को, किस डेट को लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान अपनाया गया था। यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। यानी डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949। अब जितने भी वर्ड्स हमने यूज किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, सॉवरन, इन सभी वर्ड्स की डिफिनीशन क्या होता है, इन वर्ड्स के मतलब क्या होता है, अब हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम प्रीएम्बल के कीवर्ड्स देखेंगे। प्रीएम्बल के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सामने आपके लिखे हैं, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। प्रीएम्बल में इन वर्ड्स का जिक्र हुआ है बोल्ड एंड ब्लॉक लेटर्स में। इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉवरेन की। सॉवरेन का मतलब यह है इंडिया जो है वो ना ही किसी के अधीन है, ना ही किसी के बताने या कहने पे काम करता है। इंडिया जो है एक आजाद देश है, एक आजाद राष्ट्र है, जो कि अपने सभी फैसलों के लिए खुद अपने फैसले लेता है, अपने सभी कामों के लिए अपने फैसले खुद ही लेता है। चाहे वो बाहरी फैसले हो या अंदरूनी, चाहे वो देश से के फैसले हो या विदेश लेवल पे कोई फैसले लेना हो, इंडिया अपने फैसले खुद लेता है। इसका मतलब इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है। उसके बाद हमारा आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है, और आप ये जान लीजिए हमने पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, जो कि आपका है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो हम बात कर रहे हैं सेकुलर की। सेकुलर का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष। हमारा राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता, इज्जत करता और उनका समर्थन और सहयोग करता है। तो हमारा देश कैसा? तो हमारा देश एक सेकुलर कंट्री हुआ। अब आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब आप ये जान लीजिए, सोशलिस्ट भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही जोड़ा गया था। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है सामाजिक।
तो सामाजिक की दो परिभाषाएं हैं, एक तो सोशलिज्म होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है वो क्या होता है, इंडिया हमारा, आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और कम्युनिस्ट सोशलिज्म का सिद्धांत ये है कि जिसमें सभी चीजों का, हर चीजों का, यानी जो भी उत्पादन की चीजें हैं, जो भी उत्पादन के किए गए सामानों की चीजें, यानी आप आम भाषा में समझिए जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी रोड, रेलवे, हर बॉडी, हर चीज वो क्या हो जाएगी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और कोई भी निजी संपत्ति या निजीकरण किसी चीज का नहीं होगा। ये थी कम्युनिस्ट सोशलिज्म की फिलॉसफी। पर हमारा इंडिया क्या मानता है, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है, जिसका मतलब होता है हम विश्वास रखते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में। कुछ सेक्टर हम पब्लिक भी हमारे देश में है, कुछ प्राइवेट भी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट एमएनसी सेक्टर्स और एयरलाइंस हैं और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जैसे रोड, रेलवेज, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं। तो इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद हमारा आता है डेमोक्रेटिक। अभी तक हमने बात किया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जहां की डेमो मतलब होता है आपका, क्रेसी मानी जहां पर लोगों का रूल या लोग का कानून हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करती है, यानी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हम अप्रत्यक्ष रूप वाली डेमोक्रेसी फॉलो करती है इंडिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जो कि स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस की जाती है। स्विट्जरलैंड में क्या है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट के द्वारा पब्लिक जो है अपने कानून या अपने नियम या किसी भी चीज की मंजूरी डायरेक्टली दे देती है, चाहे वो रेफरेंडम के द्वारा हो, चाहे इनिशिएटिव के द्वारा हो, या रिकॉल या प्लेबिसाइट के द्वारा। पर इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जो उसके बाद आता है रिपब्लिक। अब हमने समझा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, अब हमें जानना रिपब्लिक क्या होती है। हर वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है जरूरी नहीं कि वो रिपब्लिक भी हो। रिपब्लिक मतलब जहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक हो, यानी कि देश का, राष्ट्र का जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी या जो सबसे सुप्रीम चेयर है, वहां पब्लिक भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक हो उसे कहते हैं रिपब्लिक। मोनार्की मतलब जहां पीढ़ी दर पीढ़ी राजा या रानी उसी खानदान का होगा, उसे कहते हैं मोनार्की। हमारे इंडिया में रिपब्लिक है, क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो सुप्रीम चेयर है, वो वहां भी कोई आम इंसान इलेक्शन के माध्यम से जा सकता है। आप ब्रिटेन का एग्जांपल लें तो वो मोनार्क डेमोक्रेसी है। वहां क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ, उसके 1 2 3 क्वीन वही रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है पर क्वीन वही रहते हैं। इसीलिए उनकी कैसी कॉन्स्टिट्यूशन या उनका स्टेट कैसा है ब्रिटेन का, ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक मोनार्क है, पर इंडिया जो है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन भी है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी जस्टिस की। और आप जानते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं और हर 5 साल के बाद नए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो इसीलिए इंडिया रिपब्लिक हुआ। अब हम बात करते हैं जस्टिस की। किस जस्टिस की, कैसे न्याय की बात कर रहे हैं? जस्टिस माने न्याय। हम 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तीनों तरीकों से हर किसी को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना संविधान का काम है, जो कि प्रियम्बल हमें बताता है, ये उद्देश्य है प्रियम्बल में। और इसको पूरा करने के लिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ हमारा जस्टिस। हम कैसी इकोनॉमिकल जस्टिस दें कि किसी भी इंसान से कोई पक्षपात, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, यानी कि इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी हर किसी पे, हर किसी का अधिकार हो। पॉलिटिकल जस्टिस इस प्रकार से मिले कि हम सभी नागरिकों को इक्वल हक हो कि वो अपना चाहे तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वोट देने की आजादी सभी को मिलनी चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की आजादी सभी को मिलनी चाहिए। तो ये हुआ आपके पॉलिटिकल जस्टिस का। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब ये कि सभी को, जो आपकी नेशनल इनकम आती है, जो राष्ट्र की आय है, उसमें सभी का हक हो, हर रिसोर्स पे हर इंसान का अपना हक हो। उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी माने होती है आजादी, किसी भी इंसान पे किसी भी और
किसी भी इंसान पे किसी भी इंसान द्वारा या किसी समाज समुदाय या किसी संस्थान द्वारा कोई रोक टोक ना हो, उसे हम कहते हैं लिबर्टी। यानी हर इंसान आजाद हो अपना काम करने के लिए, जहां चाहे वहां रहने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने विकास और उत्थान के लिए वो जो चाहे वो प्रयास, वो कार्य या वो व्यवसाय चुन सके। इसी को हम कहते हैं लिबर्टी, आजादी। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है किसी भी समुदाय या सेक्शन या वर्ग को किसी भी विशेष प्रकार की कोई भी सुविधा या विशेष प्रकार की कोई भी प्रिविलेज या कह लीजिए सुविधा ना मिले, यानी कि हर कोई बराबर है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इक्वालिटी में बिलीव करती है, यहां हर कोई बराबर है। आप देख लीजिए यहां हर कोई बराबर है, और इस बराबरी को बनाए रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स में आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18। मैं चाहूंगा सभी एस्पिरेंट से वो अपने सोर्सेस से या नेट पे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 एक बार जरूर प्रीफर करके देख के रखें, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट ही डिस्कस करेंगे, तब उनको बहुत हेल्प होगी। तो ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स में ये गारंटी देते हैं, ये वादा करते हैं सभी नागरिक से कि उनसे उनका बराबरी का अधिकार नहीं छीना जाएगा और किसी को भी विशेष प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। जनता बराबर है, हर कोई हर एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद आपका आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी माने भाईचारे का एहसास। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे का एहसास, यानी कि ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम ये प्लेज भी स्कूल्स में लेते थे, तो वहां से याद रखिए कि ये प्लेज भी इसीलिए की जाती है ताकि हमें अंदर एक फीलिंग आए कि ऑल इंडियंस, सभी भारतीय एक दूसरे के भाई और बहन जैसे हैं। और इसको बनाए रखने के लिए इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप। यहां देखिए स्टेट की यानी राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, हम एक ही नागरिकता को फॉलो करते हैं, मानते हैं, वो है भारत की। हम सब की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है, हम सब भारतीय हैं। आप अगर आप यूएसए में देखेंगे तो वहां दो सिटीजनशिप कार्ड होते हैं, एक तो स्टेट की सिटीजनशिप होती है और एक कंट्री की होती है, पर हमारे यहाँ स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। इसीलिए नहीं है ताकि कोई विभाजन ना हो, पूरा देश एक दूसरे को भाई जैसा माने और समझे। तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड को डेवलप करने के लिए फ्रेटर्निटी है। तो प्रियम्बल के ये सारे कीवर्ड्स है जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल को संविधान बनने के बाद प्रस्ताव डाला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि प्रियम्बल को जोड़ लिया जाए। तो अब ये क्वेश्चन बहुत बार उठा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो सबसे पहले 1960 में बेरुबरी यूनियन केस में ये बात आई, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। 1960 बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। पर उसके 13 साल बाद केशवानंद भारती केस, जो कि एक लैंडमार्क केस बना है, बहुत ही अच्छा केस है, इसने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, काफी बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। केशवानंद भारती केस जो हमारा आया 1973 में, इसने क्या किया, पहला का सुप्रीम कोर्ट की जो पहले का निर्णय था उसको रिजेक्ट किया, खारिज किया और ये माना और ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का ही हिस्सा है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने फिर से ये कहा कि हाँ संविधान जो है वो LIC इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये फिर से कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का ही अंदरूनी हिस्सा है। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत जरूरी बात ये जानने की है कि जो आपका प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर आप प्रियम्बल के आधार पर कोर्ट में कोई केस लेना चाहते हैं तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब हम आते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज तक सिर्फ प्रियम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था हमारे 42वें संशोधन अधिनियम एक्ट 1976 के तहत, जिसमें प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। वो 3 नए वर्ड आपको मैंने बता दिए हैं, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी है। तो यहां पे हमारा प्रियम्बल चैप्टर खत्म होता है। ये काफी शॉर्ट और काफी इजी चैप्टर है। हमने इसमें कीवर्ड्स अपने सारे डिफाइन कर लिए हैं, हमने इस चैप्टर में सारे कीवर्ड्स पढ़ लिए हैं, डेट ऑफ अडॉप्शन पढ़ ली है, प्रियम्बल का मोटिव पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है, प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। तो प्रियम्बल चैप्टर यहां खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट से। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू सो मच।